हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। स्टार 10 जाने माने सितारे अब एक नई भूमिका में। स्टार 10 बेहतरीन तराने। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बस यही एक कहानी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बस यही एक कहानी है। अंगूरी पानी चढ़ गया, अंगूरी पानी चढ़ गया। और बार टेलीफोन किया न करो, डैडी ने उठाया तो क्या होगा। तेरी मेरी शादी होगी, मिलने की आजादी होगी। टिक 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 डारी डारी, टिक टिक डारी डारी, डिस्को की बीमारी आई, डिस्को की बीमारी। लाओ मगर दूर से ही नजर, अभी है सरकती कच्ची उम्र। हुई दिल की सारी उमंगे जमा, चलो आज रंगीन कर दे समा। कल बस के इंतजार में एक लड़की खड़ी थी, बस के इंतजार में एक लड़की खड़ी थी। को न सोने देंगे हम, तुमको न सोने देंगे हम। ऐसा न होने देंगे हम, प्यार की आवाज़ हूँ। विजेंद्र का दर्शकों को सलाम। स्टार 10 हम फिल्म स्टार्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यार भरा तोहफा है। इसके बदले में आप हमें कुछ देंगे? हमारी एक छोटी सी विनंती है कि आप स्टार 10 के पायरेटेड कैसेट्स नहीं खरीदिएगा, ओके?
किसी सिर फेरे ने आज उषा की हत्या कर दी। इतिहास के साथ इस हत्यारे ने कितनी बड़ी भूल की है, इसे तो ये देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन इतिहास के अलावा हत्यारे ने अपने परिवार के साथ कितनी बड़ी भूल की है, ये कौन बता पाएगा। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि उसके परिवार को क्या क्या भुगतना पड़ेगा। हत्या करने के बाद वो कातिल वहीं उसी जगह पर मारा गया। लेकिन क्या कातिल के मर जाने से मौत का ये सिलसिला खत्म हो गया? जिंदा रहते हुए भी जिन्हें वो मरने के लिए छोड़ गया और खून के छींटों का जो कलंक अपने परिवार पर लगा गया है, क्या कभी वो मिट पाएगा? क्या उसका परिवार इस भूल की कीमत चुका पाएगा? मैं ही जयचंद का भागा बाप हूं। मैं जानता हूं आप यहां उसके बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं, लेकिन उसके बारे में तो मैं ही कुछ नहीं जानता, तो आपको क्या बताऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले कुछ महीनों से जयचंद घर पे तो बहुत कम ही आता था। उसका ज्यादा समय तो घर से बाहर ही बीतता था, और अगर कभी भूले भटके घर में आ भी गया तो अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता था। चलिए मुझे उनका कमरा दिखाइए। बेटू बेटा। जी दादाजी। अपने पापा का कमरा खुलवा दो बेटा। जी। आइए। ये है जयचंद का कमरा। यहाँ अपने आप को बंद करके कई कई दिन पड़ा रहता था। हे ईश्वर, हे भगवान।
ये सारे कागजात मिस्टर जयचंद के लिखे हुए हैं? हाँ? जी हाँ, उसी के हैं। वो अखबारों में भी लिखते थे? जी हाँ, लिखता था कभी कभी। अपने पापा की फोटो ले आ। इस फाइल को देख के लगता है कि उनको पॉलिटिक्स से काफी लगाव था। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या करता था, कहाँ जाता था, वो अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताता था। कुछ भी तो नहीं बताता था। ठहरिए, अंदर मुआयना चल रहा है। जी, माँ की कुछ चीज लेनी है। ले लीजिए। क्या ले जा रही हो? की तस्वीर। ले जाने दो। माँ, सुमति बेटा, जी दादाजी। 2-4 कप चाय बनाकर लाओ बेटा। जी। ये अपने घर वालों को, ये उसका आखिरी खत था। कब आया था? इस पर तारीख भी नहीं पड़ी है? नहीं डाली होगी, शुरू से लापरवाह रहा है, भूल गया होगा। सोचिए जरा, आपके बेटे जयचंद ने तारीख के साथ कितनी बड़ी भूल की है। इंस्पेक्टर साहब, आजकल तुम अपने बारे में किसी से कुछ नहीं बताता था, तो हम भला। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि उसके पिता पर क्या बीतेगी, इस बुढ़ापे में उनका क्या हाल होगा। उसकी पत्नी अपने अंधविश्वासों को किस तरह और कब तक जिंदा रख पाएगी। दुनिया की निगाहों से बचने के लिए कोई कितने पल्ले बंद करेगा। ये तहकीकात तो जिंदगी का रेशा रेशा उधेड़ कर रख देगी। ये विधवा किस तरह लानत भरी जिंदगी गुजारेगी। ये बच्चे क्या हमेशा कातिल के, हत्यारे के बच्चे कहलाएंगे? इनके भविष्य, इनकी आकांक्षाओं का क्या होगा? इन बच्चों से ये जमाना कैसे पेश आएगा? हटना भैया, हटना, जरा हटना, रास्ता दो। दीवान जी को बैठने दो। हटो हटो। दीवान जी बैठिए, बैठिए दीवान जी बैठिए। कब तक खड़े रहोगे भैया, कब तक? देखिए ना, इसने तो सारे शहर पे धब्बा लगा दिया।
अरे सारे शहर पे क्या, सारे मोहल्ले पे धब्बा लगा दिया। अब मैं और वो वकील साहब, शहर और मोहल्ले पर ही नहीं पूरे देश पर कलंक लगा है। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन ये कमीना तो हम पड़ोसियों का भी मुंह काला कर गया। वकील साहब, काले कोट और काले मुंह में भला क्या फर्क है? चाय लो हवलदार। हवलदार चाय पीजिए, चाय पीजिए। मजाक मत करो, मैंने तुम्हें ठंडी हो जाएगी। पता नहीं मजाक करने के लिए चले आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप तकलीफ ना करें, हम बंद कर लेंगे इसे। जी, इस कमरे को हमें सील करना पड़ेगा। सील? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी शहर में कुछ इज्जत है, कुछ आबरू। सील कैसे कर देंगे आप? जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, ये कमरा सीलबंद ही रहेगा। लेकिन तलाशी आप तो... अपनी जरूरत का सारा सामान बाहर निकाल लीजिए। चाय। नो थैंक यू। पन्नालाल। जी साहब। इनकी जरूरत का सामान बाहर निकाल कर कमरा सीलबंद कर दो। जी साहब। आप जरा सोचें तो सही कि ये फोटोग्राफ जयचंद के बड़े बेटे का है, मेरे पोते का। क्या करता है ये? इसने पिछले महीने आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग का कोर्स पूरा किया है। ओह, क्या नाम है इसका? अभिमन्यु। अभिमन्यु। सेकंड लेफ्टिनेंट अभिमन्यु, आज हम तुमको ड्यूटी पर रखने वाला था, लेकिन जो कुछ हुआ कीप इट इन व्यू। तुम्हारे सेफ्टी के खातिर आज तुमको दिन भर तुम्हारे बैरक में रहने का ऑर्डर दिया जाता है। तुमको मालूम है तुम्हारे फादर ने कितना संगीन जुर्म किया है? यस सर, उसकी सजा भी उन्हें मिल गई। वो तो मिल नहीं थी, लेकिन हम तुम्हारा बुरा नहीं मांगता। तुम आज दिन भर तुम्हारे बैरक में रहेगा और कल सुबह गाड़ी से तुम अपना गांव जाएगा, एक लंबा लीव पर। ओके? क्या क्या सपने देखे थे मैंने।
इंस्पेक्टर साहब। हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूँ। ओके ओके। अरे कल्याणी, नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। आई भाभी। अजी सुनते हो, तुम्हारा नहाना हुआ कि नहीं? जरा जल्दी आओ। पता नहीं क्या करते। अरे भगवान, जरा सुनो तो सही। वो क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? बाहर पुलिस आई है। क्या? अरे वो पूछताछ करने आई होगी, और क्या। ये तो अच्छी मुसीबत हमारे गले पड़ गई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि कल्याणी की सगाई उस घर में मत करो, लेकिन तुम मेरा कहा मानते का हो। अब भुगतो। लेकिन क्या? मैंने तो तुमसे तभी कहा था, क्या रखा है उस घर में? कोई स्टैंडर्ड नहीं। और लड़का वो भी क्या है, आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट। अरे तुम्हारी जगह कल्याणी मेरी बहन होती ना, तो मैं रिश्ता कभी मंजूर ना करती, समझे? लेकिन क्या, तुम्हारी बहन थी, तुमने तो बड़े तारीफों के पुल बांध दिए कि मास्टर जी बड़े अच्छे आदमी हैं। और वो जयचंद, वो तो दूसरा चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन क्या? पुलिस इंस्पेक्टर बाहर। अरे हत्यारों के घर में रिश्ता करोगे तो पुलिस ही घर आएगी, शगुनों के पंडित नहीं आएगा। हाँ, एक तो अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। हाँ? क्या हुआ भाभी? कौन सी मुसीबत गले पड़ गई? अरे पुलिस घर आई है, जरा पूछो, हमें क्या लेना देना? उषा जी का मर्डर जयचंद ने किया है, हमने तो नहीं। भैया पुलिस चाहती क्या है? कुछ पूछताछ। तुम बैठो यहाँ, मैं जाके इंस्पेक्टर को यही बुला लाती हूँ। अरे उधर गली से 4 लोग गुजरते हैं, देखेंगे तो बिना बात के बदनामी होगी। पकड़ो इस चम्मच को। अजीब मुसीबत गले पड़ गई। भाई मंगनी का सब सामान बाहर ले आए हो ना? अरे दादाजी, दादाजी आप भी नाचिए हमारे साथ, नाचिए ना दादाजी। अच्छा दादाजी। वाह दादाजी वाह। अरे अभी गिरने लगे थे। अच्छा देखो बेटा, अब हम तुम्हारी शादी में दादाजी। अरे बेटा अभिमन्यु, तेरा बाप जयचंद कहाँ है? दादाजी मुझे क्या मालूम? बाहर किसी से पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। बस उसे तो कभी फुर्सत ही नहीं मिलती नेतागिरी से। बहू तुम शगुन की तैयारी करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ। क्यों भाभी? बेटा मन्नू इधर आ। आ बेटा, बैठ इधर, बैठ। लड्डू फूट रहे हैं भैया। क्या जी? वो बात अरे बेटा यहाँ आओ, तुम्हारे बेटे की मंगनी है। बाबूजी आप जो है ना, तुम नहीं सुधरोगे। बहू तुम ही शुरू करो। हाँ। चलो बेटा, बहू दादाजी का आशीर्वाद लो।
अरे बेटा, अरे जयचंद, आशीर्वाद तो दे दो आके। आप ही दे दीजिए ना। अरे मैं तो दे ही दूंगा बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बड़ा शरारती है ये। बैठो। अरे ये क्या हुआ? सबके सामने इतनी जोर से चिमटी काट ली। ये तो नीला निशान पड़ गया। मैं इस निशान को कभी मिटने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे छूने का पहला निशान है। अरे 2-3 दिन में नहाने से अपने आप चला जाएगा। ये निशान नहाने धोने से नहीं मिटते। इसका नीलापन चला भी जाए, पर ये निशान हमेशा यही रहेगा। हमारा जो कैंटोनमेंट है ना, उसमें हमारी बैरक के पीछे एक छोटी सी नदी बहती है। मैं जब भी उस नदी को देखता हूँ, तुम मुझे किनारे बैठी हुई दिखाई देती हो। आपकी ट्रेनिंग कब खत्म होगी? जब आप शादी की डेट फिक्स कर दें। ये थोड़ी मेरे हाथ की बात है। जिस दिन आप मुझे एक छोटा सा घर देंगे, उस दिन से सब मेरे हाथ होगा। उस दिन में सिर्फ 6 महीने की देर है। ट्रेनिंग खत्म, उसके बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के साथ ही अपना एक छोटा सा घर, और उसके बाद बस बस बस। वो घर, अरे वो घर तो खून के छींटों से रंगा हुआ है, और हल्दी के छींटों से खून के दाग नहीं मिटते, समझे? हत्यारों के घर में कोई लड़की नहीं देता, समझे? लेकिन क्या? कुछ नहीं। अरे अभी सगाई हुई है, कोई शादी नहीं। ये तो कहो कि कल्याणी के भाग अच्छे हैं, हमें रिश्ता तोड़ देंगे। क्या? और क्या, कम से कम हत्यारों के रिश्तेदार तो नहीं कहलाएंगे। तुम आज ही जाके कह दो। अरे सुनो, ऑफिस जाते चले जाना मदनपुरा। लो बैग लो। क्या? अच्छा बाबा। अरे बोल देना याद करके। अरे बोल देंगे भगवान, बोल देंगे। मदनपुरा चौक। मदनपुरा चौक? किसके घर साहब? मास्टर जी के घर। आप जयचंद बाबू के बेटे तो नहीं? हाँ, तुम कैसे पहचानते हो? अरे साहब, पिछले कई सालों से रिक्शा चला रहा हूँ। मास्टर जी के घर से कई बार सवारी लेके आया हूँ। आप दूसरा रिक्शा कर लीजिए। दूसरा क्यों? अरे साहब, जमा करने का टाइम हो गया है अब। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अजीब आदमी हो। खाली नहीं है साहब, दूसरा रिक्शा कर लो। हम भी नहीं जाएंगे साहब। मेरे पास टाइम नहीं है साहब। मैं तुम सबका एक-एक का चालान करा दूंगा। तुम स्टैंड पे खड़े होकर सवारी ले जाने से इनकार करते हो। साले लाइसेंस अब करा दूंगा तुम लोगों के। बिगड़ते क्यों हो साहब? हमारे रिक्शे पे बैठो। हमारे रिक्शे में चोर, डाकू, लुटेरे, कातिल सब बैठते। आप भी बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ।
तेज, तंदुरुस्त और मजबूत दांत काटते, चबाते, कुतरते सारी जिंदगी काम कर सकते हैं। आपकी नासमझी की सजा भी झेल सकते हैं। 2000 साल पहले कुदरत के अनमोल खजाने में से आयुर्वेद ने कई तरह की जड़ी बूटियां खोज निकाली जो दांतों को मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने में सहायक होती हैं। ऐसी ही 18 जड़ी बूटियां जो दांतों और मसूड़ों को मजबूत और तंदुरुस्त रखती हैं, उन्हीं से बनाया जाता है वीको वज्रदंती। वज्रदंती वीको वज्रदंती, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, वीको वज्रदंती। अब आपका घर आ गया। तुम्हें हमारा घर कैसे मालूम? अब तो सारी दुनिया जानती है साहब, हम तो इसी शहर के रहने वाले हैं। 5 रुपए 60 पैसा। लेकिन रिक्शा यहाँ क्यों रोक दिया? गली के अंदर तो ले चलो। इस गली में तो नहीं जाएंगे साहब। ये लो। ओ साहब रख लो। साहब हम मेहनती कमाई खाते हैं, किसी कत्ल खूनी कमाई नहीं खाते। ओ साहब हाथ छोड़ के बात करो। सच्ची बात बुरी लगती है क्या? गरीब को मारते हो। साला अभिमन्यु आ रहा है, खूनी का बेटा। ओए, 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 निकाल दिया मिलिट्री से। अबे ओए अभिमन्यु, देख जरा इधर। अरे अब तो इस मोहल्ले में रहने में भी शर्म आती है। क्यों बे, ऐसी क्या बात है? अबे तुझे नहीं मालूम इतनी बड़ी बात हो गई? कौन सी बात हो गई? इसी के बाप ने तो उषा देवी की हत्या की है। मन्नू, अच्छा हुआ मन्नू तुम आ गए। भैया, भैया, राष्ट्रपति भैया, ना नहीं, अंदर चलो।
दादाजी कहाँ हैं? पापा के फूल चुनने गए हैं। और बिट्टू? स्कूल गए। आदिल, मैं खेलने आऊं? मैं भी क्रिकेट खेलूं? हट, बड़ा है क्रिकेट खेलने वाला, हट, चल। मेरे पापा को कुछ बोला तो सबको मारूंगा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? तेरे पापा खुली है। मेरे पापा खुली नहीं है। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, उठो, उठ। क्यों मारामारी कर रहे हो? क्यों मारामारी करते हो? हैं? इन लोगों ने मेरे पापा को गाली दी थी। इसके पापा खूनी हैं। मेरे पापा खूनी नहीं है। चुप, कौन बोलता है ये सब? मेरे पापा कहते हैं। चलो जाओ, अपनी क्लास में जाओ, चलो। बेटा, बेटा तुम्हें चोट लग गई, अब घर जाओ। मास्टर जी हमारी परीक्षा है ना? बेटा कोई बात नहीं, जब परीक्षा होगी ना तुमको बुलवा लेंगे, हैं? जाओ। अच्छा, माँ, लड़कों ने मुझे मारा। क्या हुआ बिट्टू? बहुत मारा। लड़कों ने मुझे मारा। क्यों? कहते हैं मेरे पापा खूनी है। कहते हैं मेरे पापा खूनी है। अब तुझे कोई नहीं मारेगा, मैं आ गया हूं ना, एक एक को देख लूंगा। आप कौन है? हवलदार पन्नालाल। क्या चाहिए आपको? कुर्सी। कुर्सी? ड्यूटी पर बैठने को। वकील साहब ने टीन की कुर्सी दी थी, वो उन्होंने उठा ली। अब हम ड्यूटी कैसे दें? कैसी ड्यूटी? इन्हें निगरानी पर रखा गया है भैया। निगरानी? कैसी निगरानी? दोनों तरफ की, कौन आता है और कौन जाता है, और आप लोगों की खबरदारी। ये कुर्सी अच्छी है। उसमें तो पीठ अकड़ गई थी। अरे अरे लेकिन ये दादाजी की कुर्सी है भाई। बिटिया चाय बनाना तो हमको भी दे देना, मुंह सूख गया है। जयराम जी के हवलदार साहब। जयराम जी के। रात कैसी कटी? देखो, जुर्म कोई करे, सजा हम भोगते। अरे ये तो ऐसा जुर्म है जिसकी सजा पीढ़ियों तक मिलती है। क्यों क्यों हवलदार साहब? समझ में नहीं आता, तुम कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो इस घराने से? और तुम कौन सी दोस्ती निभा रहे हो? हाँ? आखिर जयचंद हमारे बचपन का दोस्त रहा है, हम साथ साथ इन गलियों में खेले हैं और मास्टर जी हमें पढ़ाया है। लेकिन जयचंद ने जो किया है वो? उसका खुलासा तो तब होगा जब इंक्वायरी कमीशन की रपट आएगी। अखबार बोलते हैं उषा जी का कत्ल अकेले जयचंद ने नहीं किया, उसके साथ एक कातिल और भी था।
ये सब कहने की बातें हैं। मैं भी वकील हूँ मास्टर, कानून के साथ दांव पेच जानता हूँ। 27 साल से ये काला कोट पहन के झकनी मार रहा हूँ। मुन्ने की माँ, दूध वाला है, दूध ले लेना। भैया, ओ दूध वाले भैया। क्या है? हमने आपसे कह दिया ना, हम आपको दूध नहीं देंगे। ये क्या अच्छा है कि हम जयचंद के घर वालों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। कैसा सलूक? निगरानी के खातिर तो हम बैठे हैं ना। वो बात नहीं हवालदार साहब, अब देखो ना, दूध वाले ने इन लोगों को दूध देना बंद कर दिया, धोबी ने इन लोगों के कपड़े धोने बंद कर दिए, बनिया जो राशन देता था वो दुकान में घुसने नहीं देता। अरे टेलर मास्टर, उषा जी की हत्या करने वाले को ये समाज कभी माफ नहीं कर सकता। इस घर के दीवारों पे जो खून के छींटे पड़े हैं वो सदियों तक साफ नहीं होंगे। कुछ भी हो सुमति, तुम्हारे पापा ने कोई क्राइम, कोई जुर्म किया है तो उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं क्या करूं दिगंत, दुनिया का माहौल हम सब घर वालों को ही जिम्मेदार ठहराता है। उफ़ो, इस दुनिया की परवाह क्यों करती हो? हाँ, मैं तो नहीं करता। तुम बोलो तो अभी तुम्हें अपने घर ले चलूं और घर वालों के सामने कह दूं, ये सुमति उषा जी के कातिल जयचंद की बेटी, और मैं इसी सुमति से शादी करूंगा। हाँ सुमति, हाँ हाँ। तुम्हें क्या लगता है सुमति, तुम्हारे पापा ने उषा जी की हत्या की होगी? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मैं मान ही नहीं पाती कि पापा ने ये हत्या की है। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। ना सुमति, सुमति, चलो चलो। हाँ, आओ चले। वकील साहब आ जाए तो फैसला कर लें। हाँ हाँ, ये आगे, आइए। नमस्ते वकील साहब। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। हाँ जी, आप लोग आ गए। अच्छा, देखो भाई साहब, ये शरीफ लोगों का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में जयचंद जैसे खूनी हत्यारे का खानदान नहीं रह सकता है। आप ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, उस खानदान का कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता।
ये लोग किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जी भाई, मेरी राय तो ये है, कुछ ना कुछ उपाय करके क्यों ना इन लोगों को मोहल्ले से बाहर किया जाए। क्यों वकील साहब? भाइयों, आप लोगों के हुक्म की देरी है बस, वरना ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है। पेशी दर पेशी लगवाकर सालों को ऐसा परेशान करूंगा कि ये मोहल्ला तो क्या, साले ये शहर छोड़ जाएंगे। ठीक है वकील साहब, आज से ही आप अपना काम शुरू कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। भैया, भैया। हाँ? क्या सोच रहे हो? माँ के बारे में सोच रहा था। सुमति, माँ को जो आघात लगा है ना, उससे वो एकदम गुमसुम सी हो गई है, बिल्कुल खामोश, एक बेजान पत्थर की तरह, किसी से बात तक नहीं करती। और सबसे ज्यादा परेशानी तो इस बात की है कि आज तक मां की आंख से एक आंसू नहीं गिरा। ऐसा लगता है जैसे मां के दिल और दिमाग के चारों तरफ एक दीवार खड़ी हो गई है जिसमें वो घुट रही है। सुमति, हमें मां को इस घुटन से जल्दी निकालना होगा, वरना मां का रोना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे भैया? वही तो नहीं मालूम, वही नहीं मालूम। सुमति, पापा ने उषा जी की हत्या की है। क्या? हाँ। क्या कहा तूने? मैं कहती हूँ तेरे पापा कभी हत्या नहीं कर सकते। माँ, ये तुम नहीं, ये हमारी मम्मी और पापा की पत्नी बोल रही हैं। दुनिया कहती है पापा ने उषा जी का खून किया है। अगर नहीं किया होता तो पापा को वही गोली क्यों मार दी जाती? सुमति! हाँ, पापा ने उषा जी का खून किया है। सुमति, चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, चली जा। मैं कहती हूँ चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। सुमति, भैया, भैया। क्यों? फिर कुछ हुआ क्या सुमति? कल मैंने माँ को बहुत दुख दिया। क्या? मेरी आत्मा कहती है पापा ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं माँ से उल्टा बोली, इसलिए कि दुनिया वाले जो कलंक हम पर लगा रहे हैं वो उसे बर्दाश्त कर सके, क्योंकि माँ दुनिया वालों से तो लड़ नहीं सकती, हमसे लड़ सकती हैं। हमसे लड़ेंगी तो उनका दुख कम होगा। सच पूछो दिगंत, तो अगर माँ का दुख कम ना हुआ तो जरूर वो किसी दिन आत्महत्या कर लेंगी। काश पापा जिंदा होते तो हम उनसे पूछ सकते। तुम अपने पापा की आत्मा से बात करना चाहोगी? पापा की आत्मा से? ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है सुमति। आत्माओं को बुलाया जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती है। उसका एक तरीका होता है, प्लानचेट। प्लानचेट? हाँ, प्लानचेट। उसके जरिए तुम किसी से भी बात कर सकती हो।
ब्लैंचेट, पापा की आत्मा, पापा की आत्मा। जो कोमल त्वचा को भी दुलारता है, जो घर बाहर काम करता है। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सर्दी पीड़ा को पल में दूर करे। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। ज्यादा गुणकारी, तुरंत पीड़ाहारी। झंडू बाम, पीड़ाहारी बाम। शालिनी, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? बिल्कुल फिट। झंडू का स्पेशल च्यवनप्राश जो है हमारी सेहत का रखवाला। झंडू का च्यवनप्राश? झंडू का स्पेशल च्यवनप्राश अपने परिवार को हर पल चुस्ती और तंदुरुस्ती के लिए दिन में 2 बार देती हूँ। झंडू का च्यवनप्राश है ना? झंडू का स्पेशल च्यवनप्राश। झंडू का स्पेशल च्यवनप्राश। उम्र में दुगने, चुस्ती फुर्ती में भी दुगने। ठाकुर साहब की बात ही कुछ निराली है। 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, इनकी रग रग में मर्दानगी का राज। झंडू का केसरी जीवन, केसर से भरे 2 जिंदा दिल चम्मच सुबह शाम। झंडू का केसरी जीवन, रग रग में मर्दानगी का राज, मर्दाना राज। माँ, हम पापा की आत्मा को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे, पापा आपने ऐसा क्यों किया? माँ, यहाँ हाथ रखो और पापा को याद करो माँ। उन्हें तो हर पल याद करती हूँ। पापा को याद करो माँ, याद करो ना। याद ही तो कर रही हूँ। माँ, पापा आ गए। कैसे पता? पूछती हूँ। आप कोई आत्मा है? आप कोई आत्मा है? हाँ। आपका नाम क्या है? जयचंद। माँ, पापा है माँ, पापा है। माँ, तुम पूछो ना पापा से, उन्होंने ऐसा क्यों किया ऐसा? आप कैसे हैं? माँ, ये पूछो आपने उषा जी की हत्या क्यों की? आपकी खांसी कैसी है? छाती में ज्यादा दर्द तो नहीं? माँ, आपने जाते वक्त हमें कुछ बताया नहीं? माँ, इन बेकार सवालों में वक्त खराब मत करो। मैं तो यही जानना चाहती हूँ। असली सवाल पूछो माँ, असली सवाल पूछो। उसका जवाब मुझे मालूम है। क्या? तेरे पापा कभी हत्या नहीं कर सकते। उनसे क्या पूछना, मैं जानती हूँ। अपने लिए ना सही, दुनिया वालों के लिए पूछो माँ, दुनिया वालों के लिए पूछो। कौन सी दुनिया? मेरी दुनिया तो वही थे। माँ, सुनिए, इतना तो बता दीजिए, हम आपके बिना कैसे जिए? माँ,
बिना कुछ बताए चले गए। हमने तो आपके बगैर जीना सीखा नहीं। इतना तो बताते जाइए कि हम लोग आपके बिना कैसे रहे, कैसे रहे। दादाजी। हाँ। मनु, मनु बेटा। बच्चे। दादाजी। बस ये रह गया है जयचंद का एक मुट्ठी भर राख। बहू, ना बहू, ना बेटा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात इस सिद्धांत से जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होता है। इसलिए उस कार्य के लिए शोक करना व्यर्थ है जिसमें उपाय ही ना होता हो।
चाची, भाभी पहली बार मसाला पीस रही है। महीन मसाला पीसना बहू। भाभी मिर्ची पीसो मिर्ची, फिर इन्हीं हाथों से भैया को पकड़ना। अरे क्यों परेशान कर रही हो बहू को? मसाला भी पीसना नहीं आता है भाभी को। भाभी मैं सिखा दूं आपको। जयराम जी के हवलदार, कहो कैसे हो? ठीक है भाई। कचहरी जा रहे हो? मुन्ना देख, मैं वकील साहब की साइकिल से आगे भाग के दिखाता हूँ। ये गली के छोटे आज तो भैया उल्टा घूम रहा है। दादाजी, भाभी आ गई। माँ, भैया, भाभी आ गई। आओ भाभी, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बहू अपने कमरे में है, उधर। हाँ, कैसी हो? जी ठीक हूँ। मन्नू उधर है। आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ। कब आए? कई दिन हुए। घर में सब कैसे हैं? घर में ठीक है। ये सब क्या हुआ? अच्छा मैं चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी।
चली गई? आओ। नमस्ते लाला जी। नमस्कार। आइए आइए वकील साहब, आइए। केस की सारी फाइलें साथ में लाए ना? बैठिए, चाय पियेंगे? नहीं लाला जी, अभी पीकर आया हूँ। अच्छा, देखो भैया वकील साहब, हम ठहरे पानों के आढ़तिया। जो पान सड़ जाता है हम उसे बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि सड़ा हुआ पान अच्छे पानों को भी सड़ा देता है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ लाला जी, उनका मोहल्ले में रहना एक कलंक है। वो घराना एक सड़े हुए पान का पत्ता ही तो है, जो आसपास के हरे भरे पत्तों को भी सड़ा। अरे बार बार एक ही बात बोलते रहते हो, करते धरते तो कुछ नहीं। वकील साहब, इस बार वाली तारीख पर अदालत में फैसला करवाओ। मास्टर जी पर जो भी किराया बाकी निकलता है उनकी डिग्री करवाओ, और अगर उसके बाद भी वसूल नहीं होता तो कुर्की करवाओ। देखो भैया वकील साहब, ये तारीख खाली न जाने पाए। इस पेशी में मकान खाली करवाने का ऑर्डर पास करवा लो। वही तो मैं कर रहा हूँ सेठ जी। कसाई हथियारे हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकते। फैसला होके रहेगा, मास्टर जी को मकान खाली करना पड़ेगा। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ, कचहरी का वक्त हो गया। देखते हैं वकील साहब इस बार आप क्या करते हैं। पता नहीं सुमति और उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। अरे गुरु, इस क्वीन के पीछे क्या पड़ा है? असली क्वीन तो पीछे आ रही है। अरे कहाँ चली मेरी सुमति रानी? क्या चाल है? अरे प्याज खा के मर जाऊं। अरे मेरी क्वीन, अरे पलट के एक बार देख तो ले। अरे मेरी चमक छलो। भैया। क्या हुआ बेटी? भैया, भैया। क्या हुआ सुमति? क्या हुआ? मैं जब भी बाहर आती जाती हूँ वो लड़के मुझे छेड़ते हैं। कौन लोग? वो गली के नुक्कड़ वाले लड़के। तू अंदर चल, मैं देखता हूँ इन सालों को। मनु बेटा, मनु बेटा, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। बेटा, हमारा टाइम बहुत खराब है बेटा। हमारे सर पे वैसे ही मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, और मुसीबत मत गले ले बेटा। अंदर चल बेटा, अंदर चल, चल बेटा, बेटा चल अंदर, मान ले मेरी बात, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा बेटा। अभी तो हमें दुनिया वालों की बहुत बातें सुननी है बेटा। हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं बेटे। ये वक्त होश का है, जोश का नहीं है अभिमन्यु। अभी तो मनु तुझे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना है। कल तुझे इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना है बेटा। हाँ बेटा, बड़े बड़े कानूनदान लोग हैं वहाँ, बड़े आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं। सूझबूझ से काम लेना बेटा। गोली चलाने के बाद जयचंद ने भागने की कोशिश की। उस कोशिश में वो सिक्योरिटी गार्ड्स की गोली से मारा गया। जयचंद की डेड बॉडी की तलाशी ली गई तो कुछ एक दिगर चीजों के साथ उसकी जेब से एक तस्वीर भी बरामद हुई। इसकी शिनाख्त करवाइए। सेकंड लेफ्टिनेंट अभिमन्यु सिंह, क्या आप इस तस्वीर को पहचानते जो जयचंद के जेब से बरामद हुई? जी हाँ, यह हमारी फैमिली की तस्वीर है। क्या यह तस्वीर वो हमेशा अपने पास रखते थे? जी हाँ। इसका मतलब है जयचंद को अपने फैमिली से बहुत प्यार था, क्यों? जी, उनका ये अपराध करने से पहले तक तो यही लगता था। हो सकता है उसने अपने फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए किसी से समझौता करके यह कदम उठाया हो। हमारी फैमिली की जरूरतें इतनी कभी नहीं थी कि उनके लिए हत्या जैसा गंदा अपराध किया जाए।
क्या आप बताएंगे कि आपके पिता का स्वभाव कैसा था? जी वो बहुत ही शांत प्रकृति के इंसान थे। लेकिन उनके कमरे से उनके लिखे हुए जो पेपर्स बरामद हुए हैं उनसे तो कुछ उल्टा ही पता लगता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों? आप तो उनकी सबसे बड़ी संतान हैं। आपको तो ये बातें डिटेल में मालूम होनी चाहिए। किसी के दिल में कुछ झांक कर देखना और मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, घर में कभी वो अपने बारे में कुछ डिस्कस किया करते थे? जी नहीं, घर में वो सिर्फ वही बातें करते थे जो घर से संबंधित होती थी। कुछ दिनों से आपके पिता घर पर बहुत कम रहते थे। क्या आप बता सकते हैं तो फिर वो कहाँ रहते थे? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग में था। क्या वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे? मुझे नहीं मालूम। वो अपने पास बगैर लाइसेंस का रिवॉल्वर रखते थे। क्या ये बात आपको मालूम है? मुझे नहीं मालूम। जिस दिन वो आखिरी बार घर से गए, क्या उस दिन घर वालों ने उनमें कोई असाधारण परिवर्तन महसूस किया था? मैंने आपसे कह दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम। सेकंड लेफ्टिनेंट अभिमन्यु सिंह, हमें लगता है इस इंक्वायरी कमीशन से आप कोई एविडेंस छुपा रहे हैं। हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि एविडेंस छुपाने के अपराध में ये कमीशन आपके ऊपर मुकदमा चला सकता है और उसमें आपको सजा भी हो सकती है। सजा सजा सजा। हम सब घर वाले वैसे ही बहुत सजा भुगत रहे हैं, अब आप और क्या सजा देंगे? लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं, इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन साहब, हमारा दोष क्या है? कौन से जुर्म की सजा मिल रही है हमें? ठीक है, दीजिए सजा, दीजिए। अरे यहाँ क्यों रोक दिया? हमको गली के अंदर जाना है भाई। कहा ना इस गली में नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, ये लो। चलो देख लिया ना, रिक्शा वाला भी गली के अंदर नहीं जाता। अब चलो भी। चलो। बहू जरा बैठ जाओ बेटा। बेटा अभिमन्यु। जी। तुम भी यहाँ आओ बेटा। सेठ विष्णु सहाय के वकील का नोटिस है मकान छोड़ने का। अगले हफ्ते की तारीख है कचहरी की। दादाजी, ये तो सिर्फ मकान छोड़ने की बात है। लोग तो चाहते हैं कि हम दुनिया ही छोड़ जाएं। अब इस दुनिया में रखा ही क्या है? बहुत कुछ रखा है माँ, बहुत कुछ। इस तरह हिम्मत क्यों हारती हो? वो तो ठीक है बेटा, दुख का बड़े से बड़ा दरिया पार करना फिर भी आसान है, लेकिन नफरत की छोटी सी नदी पार करनी बहुत मुश्किल पड़ रही है बेटा, बहुत भारी पड़ रही है। हमें ये घर छोड़ना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए तो इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हो माँ? हाँ, मैं जो हूँ मुझ पर भरोसा रखो। वो तो ठीक है अभिमन्यु बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये सब कुछ तो जयचंद को सोचना चाहिए था। इतना पढ़ा लिखा होकर अपने सिद्धांतों को पूरा करने के लिए हत्या का सहारा लिया, उसका अंजाम नहीं सोचा। उसने एक बार इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारा क्या होगा, उसके घर वालों पर क्या गुजरेगी, उसके बच्चों का क्या भविष्य होगा, नहीं सोचा उसने। कौन है भाई? हम लोग हैं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। कैसे हो अभिमन्यु? अच्छा हूँ। जी वो हम लोग यहाँ से
गुजर रहे थे तो सोचा कि भाभी जी, सही बात तो यह है कि अब इधर से कोई नहीं गुजरता, और जो गुजरता भी है वो हमारे घर नहीं आता। आप जिस काम के लिए आए हैं सीधा सीधा बता दीजिए। जी वो बात है कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं उसे कहना आपको भारी पड़ रहा है ना भाई साहब? भारी तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या? साफ साफ बोल दो ना। देखिए, जो बात आप कहने आए हैं वो मुझे मंजूर नहीं है। मैं आप लोगों की कोई बात कतई सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। कल्याणी, अगर कल्याणी खुद मुझसे शादी करने से इनकार कर दे तो मैं मंजूर कर लूंगा। अब तो ये लग रहा है शादी न करने का फैसला ही हमें मंजूर करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। मेरा फैसला? मेरा नहीं, हमारा फैसला। हमारी किस्मत का फैसला तो तुम्हारे बाबूजी के गोलियों ने कर दिया है। हमारी किस्मत का फैसला मेरे बाबूजी की गोलियों ने कर दिया? और तुम्हारी बातों की बारूद? अरे तुम्हारी बातों की बारूद ने तो मेरी जिंदगी के सारे हौसले पस्त कर दिए। लेकिन ये तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। नहीं अभिमन्यु, मुझे गलत मत समझो, प्लीज मुझे गलत मत समझो। अब गलत और सही समझने का कोई सवाल पैदा नहीं होता कल्याणी। अब तो वही होगा जो मेरी किस्मत में है, वही होगा, वही होगा, वही होगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? हमारा बड़ा है ना, उसे नौकरी से वापस भेज दिया। पिट्टू है ना, पिट्टू, उसका स्कूल जाना भी बंद हो गया। छोटी छोटी को ये दुनिया वाले हैं ना जाने कसते। हाँ, और आज तुमने देखा ना वो लड़की वाले, हाँ लड़की वाले हमारे बड़े की सगाई तोड़ के चले गए। और मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं कर सकी। अब तुम बताओ मुझे कि मैं क्या करूं? मैं सबको कैसे संभालूं, कैसे संभालूं? मैं क्या करूं?
करूं मैं?
fashion and quality. Saris, salwar kameez and dress materials. Marketed by Nilkamal Japan Limited. बहू, मैं बेटा जरा मंदिर होकर आता हूँ, शायद वहीं कुछ शांति मिले। हाँ। हे राम, हे राम, हे ईश्वर। हाँ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, अच्छा, अच्छा भगवान, तेरी इच्छा। वही हुआ जो होना चाहिए था, और क्या? लेकिन इसमें लिखा क्या है? अदालत का क्या हुक्म है? इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि 1 महीने के अंदर ये मकान खाली कर दो। ये अदालत का फैसला। लेकिन ये लोग जाएंगे कहाँ? जहन्नुम में। कम से कम ये मोहल्ला तो पवित्र हो जाएगा। अदालत ने सिर्फ 1 महीने की मोहलत दी है, बस। हे ईश्वर, हे भगवान। दादाजी, 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 1 महीना तो बहुत होता है। 1 महीने में सारे फैसले हो जाएंगे। बेटा, अब कोई भी फैसला हमारे हाथ में नहीं है। अब तो ये दुनिया वाले ही हमारा हर फैसला करेंगे, हर फैसला करेंगे। बेटा, तुमने कल देखा था ना अदालत में किस तरह हमारे खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे लोग। मैं जज साहब के सामने कितना गिड़गिड़ाया, कितना गिड़गिड़ाया। हमारे वकील ने भी बहुत जिरह की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटा, हमारी अपील रद्द कर दी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। दादाजी, दुनिया की अदालत में कोई किसी का वकील नहीं होता।
आदमी अपना वकील खुद होता है। अरे बेटा अभिमन्यु, इस बुढ़ापे में मैं दादाजी, अब तो मंदिर में जाकर भी शांति नहीं मिलती। भगवान की अदालत भी कुछ पराई सी गैरों की लगती है बेटा। दादाजी, अब तो वहां भी फरियाद करने को दिल नहीं चाहता। अरे जयचंद, तू तो मरकर बेटा इस संसार की सारी जिम्मेदारियों से छूट गया। अब संसार का और घर का बोझ इस बुढ़ापे में मेरे कमजोर कंधों पे डाल गया। दादाजी, तू ही सोच बेटा, तू ही सोच बेटा, मैं हिम्मत रखूं भी तो कैसे रखूं? तुम्हारी माँ को और मासूम बिट्टू को और जवान बच्ची को लिए मैं कहाँ भटकता फिरूंगा? दादाजी सब मत कहिए। और इस कलंक को लिए हुए कि हम एक हत्यारे के सगे हैं, संबंधी हैं, किस समाज में मैं मुंह दिखाऊंगा बेटा? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? दादाजी सब मत कहिए, ऐसा मत कहिए। नहीं दादाजी नहीं। भगवान, दादाजी, माँ क्या हुआ? दादाजी, दादाजी, माँ जल्दी ऊपर जाओ, रस्सी खोलो माँ, जल्दी करो माँ। बिट्टू नहीं। माँ जरा संभाल के खोलो। हाँ 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 माँ, धीरे धीरे। हाँ हाँ। दादाजी, बाबूजी, दादाजी, बाबूजी, अरे सुमति पानी लाओ जल्दी, पानी, अरे जल्दी लाओ ना। दादाजी, दादाजी, दादाजी पानी, दादाजी पानी। बाबूजी, हाँ? दादाजी, दादाजी आप भी हमें छोड़कर चले गए। क्यों क्यों क्यों? भैया, ये क्या हो गया भैया? माँ, मैं जानती हो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? वो आदमी जो तुम्हारे मंदिर में बैठा है। तुम उसे जिंदगी भर परमेश्वर मानकर पूछती रही, उसके बदले में क्या दिया उसने तुम्हें? एक विधवा की जिंदगी? हम बच्चों को क्या दिया उसने? क्या दिया उसने? बेटे का करियर
अपने हाथों खराब कर दिया, बेटी को जमाने के ताने सुनने पर मजबूर कर दिया, और एक बच्चे को जिंदगी भर इस एहसास के साथ जीने पर मजबूर कर दिया कि उसका बाप मन्नू, मन्नू, बेटा तू क्या कर रहा है? इसे बाहर ले जा रहा हूं फेंकने के लिए। मन्नू। हाँ माँ, अब ये इस घर में रहने लायक नहीं है। इस आदमी ने हम सबकी अपनी जिंदगी को समाज के हाथों में जीने के लिए झोंक दिया। कभी न मिटने वाला बदनामी का एक दाग, एक कलंक हम सबके सर पर जबरदस्ती थोप गया है। ये एक ऐसी सजा दे गया है भुगतने के लिए जिसे पाने के लिए हम में से किसी ने कोई जुर्म नहीं किया था। सुनो, तुम स्वार्थी थे। हाँ बेटा, तुमने गद्दारी की। भैया, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। जो कुछ किया अपने मन की शांति और अपने गलत सिद्धांतों के लिए किया। अगर इन सिद्धांतों के सामने तुम्हारे परिवार कुछ नहीं था तो ये परिवार बचाने की जरूरत क्या थी? तुम हमारे कुछ नहीं हो। अब हमारे बीच तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मनु, हम आज अपने से तुम्हें अलग करते हैं। जयचंद, अलग करते हैं। हाँ। मनु! तुम्हारी जगह वहां नहीं थी। हाँ, तुम्हारी जगह यहां। आओ, 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 आओ। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अंदर जाकर देखो। मेरे दादाजी ने फांसी लगा ली है, आत्महत्या कर लिया उन्होंने। लेकिन इसे, अरे तुम लोगों की भूख थोड़ी बुझी होगी, हम भी तो बचे हैं। हाँ, मेरी मां बची है, मेरी बहन बची है, मेरा छोटा सा बिट्टू बचा है। लगा दो सबको फांसी। मेरे बाप ने एक अपराध किया था, उसकी सजा उसे उसी वक्त मिल गई थी। लेकिन हम लोगों ने कौन सा जुर्म किया है? कौन सा जुर्म किया है? माँ, बोलो, माँ, बोलो ना। माँ, अरे चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? कौन सा जुर्म किया? बाहर है भैया। किस जुर्म की हमें सजा मिल रही है? बोल वकील साले, तूने हमें दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। बोल भैया, बेटा, किस जुर्म की सजा दे रहे हो तुम हमें? भैया, हाँ, मार डालो, खत्म कर डालो, कुचल डालो, हम सबको खत्म कर डालो, कुचल डालो, खत्म कर डालो। चल बेटा, खत्म कर चल बेटा, अंदर चल। भैया अंदर चलो। उठ बेटा, चल, चलो भैया, अंदर चल। उठ जा।
कुदरत कहिए या प्रकृति, हम सब इसी से जन्मे हैं और इसी से जन्मा है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो हमें सही और स्वस्थ जीवन की राह दिखाता है। हमारे दांतों के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए कुदरत ने अनेक लाभदायक जड़ी बूटियां भी दी हैं, जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। बीको वज्रदंती टूथपेस्ट और टूथ पाउडर ऐसी ही 18 जड़ी बूटियों से बनाया गया है। वज्रदंती वज्रदंती बीको वज्रदंती टूथ पाउडर टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी टूथ पाउडर टूथपेस्ट बीको वज्रदंती। दांतों के पूर्ण स्वास्थ्य के लिए बीको वज्रदंती आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और टूथ पाउडर। मिट जाएंगे, लेकिन इतिहास जिंदा रहेगा। इतिहास के पन्नों पर पड़े ये खून के छींटे कभी नहीं मिट पाएंगे। हत्या और आतंक हमें कहां पहुंचाएगा? इसका उत्तर क्या होगा और इसका उत्तर कौन देगा? इस पागलपन की कीमत कौन चुकाएगा? और अब आखिरी सवाल, इस अंत के बाद भी क्या कोई इस तरह के वैश्य पागलपन को दोहराना चाहेगा?
so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.